मोहम्मद अली। नाजरीन, अजीब मामलात हैं, अजीब सूरत हाल है, और अगर मैं ये कहूं जान की अमान पाते हुए कि अजीब शहर है जहां से सूरत हाल ये दिखाई दे कि हर तरफ अनारकी फैली हुई दिखाई दे रही हो, हर जगह पर अजीब तगय्युरात पैदा किए जा रहे हों, जहां पर जुर्म का बोलबाला हो, जहां पर जराइम बेइंतहा बढ़ते जा रहे हों, और जहां पर जराइम करने वाले यानी कि मुजरिम लोगों को सजाएं ना दी जाती हों, तो ऐसे शहर को अजीब शहर ही तस्वुर किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, जो कि मुसलसल बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। इन मामलात के अंदर जब बेरोजगारी, महंगाई, अनारकी उरूज पर दिखाई देती है, वहीं दूसरी जानिब इस किस्म के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं तो कल एक नौजवान डॉक्टर खौला को जो है वो डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया, जबकि आज करीम बाइक चलाने वाले एक नौजवान जो कि बेरोजगारी से तंग था, जरिया माश के लिए सड़कों पर दर बदर फिर रहा था, उसको डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। यह है मेरा कराची, जहां पर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद होती हैं, जुर्म करने वालों के चेहरे वाज़े होते हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि अवाम के दरमियान किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कोई कुछ नहीं कर पाता। इस सूरत हाल के अंदर वो इदारे फाल रहते हैं जिनका काम एदाद शुमार जारी करना है, जिनका बताना है कि इस साल या इस महीने कितनी डकैतियां हुई हैं और कितने लोग मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिए गए, और उन लोगों का डेटा मुरत्तब करना जो कि डकैती मज़ाहिमत के दौरान वक्त से पहले ही कत्ल कर दिए गए। यह सूरत हाल कराची के अंदर पैदा हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कराची के पोश इलाके के अंदर डॉक्टर खौला नामी एक खातून को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किया गया, जो कि अपनी सहेली से मिलने के लिए उनके घर पर मौजूद थी। वहीं दूसरी जानिब यह दूसरा वाकया मेरी नजरों के सामने से गुजरा है, जिसमें देखा गया कि करीम बाइक चलाने वाले नौजवान को महज 10 सेकंड के अंदर मोबाइल और वॉलेट ना देने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। इस पर मैं एक बात पूछता हूं, डॉक्टर खौला के वालिदैन हैं या ये नौजवान जो मारा गया इसके वालिदैन हैं, किससे सवाल करें, किसके दर पर जाएं, किसके हाथों पर लकीरें तलाश करें जिनमें 2 मासूम लोगों का खून शामिल हो? कहां देखा जाए, किस सम्त में देखा जाए, और किससे उम्मीदें लगाई जाएं कि जनाबे वाला ये जो सूरत हाल कराची के अंदर पैदा हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग आगे आएंगे और उनकी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कराची के अंदर सेफ सिटी मंसूबे की बातें की जाती हैं। काय का सेफ सिटी जनाबे वाला, जब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सूरत हाल ये होगी, उनकी कारकर्दगी ये होगी, जुर्म बढ़ता जा रहा होगा, बैंक डकैतियां बढ़ती जा रही होंगी, और सबसे बढ़कर जब इंसानों को महज इन दुनियावी अशिया ना देने पर मौत के घाट उतारा जा रहा होगा, तो मैं किसको तलाश करूं जनाबे वाला जो आके मेरे इस शहर के लोगों को बचा सके या उनके साथ होने वाली इस जुल्म और ज्यादती का सद्देबाप कर सके। हमें कोई एदाद शुमार नहीं चाहिए कि कितनी डकैतियां हुई, कितने लोगों को मोबाइल छीने गए, कितने लोगों के पैसे छीने गए, या कितने लोगों को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। हमें यह एदाद शुमार नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि मोबाइल छीना किसने, हमें चाहिए कि शहरियों को नकदी से महरूम किसने किया, और जितने मामलात हुए हैं उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कहां से देखा जाए कि ये मामलात बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अब पैदा हो चुकी है। कहां तलाश करूं मैं उस सूरत हाल में जब इस तरह के मामलात दिखाई दे रहे हो? मैं कहां तलाश करूं? क्योंकि अगर मैं बात करूं सिर्फ इस शहर की, तो जनाबे वाला सिर्फ इस शहर के अंदर भी ये मामलात नहीं है, बल्कि मुल्क के दीगर शहरों के अंदर भी ये अनारकी और ये स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ कराची की बात नहीं करूंगा,
कराची समेत वो तमाम शहर जहां पर लोग रोजी रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, वहां पर यही स्ट्रीट क्रिमिनल्स दिन दिहाड़े ऐसे वाकयात जन्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से किससे हम नजरें मिलाएं कि जनाबे वाला आपकी वजह से यह हुआ है, या किससे देखा जाए महज मेरे मुल्क में बच्चों को जन्म देने वाले वालिदैन सिर्फ मुर्दा खाना से अपने बच्चों की लाशें इकट्ठी करने के लिए रह गए। किसको पता कि जिसका लख्त जिगर आज घर से निकला है जरिया माश की तलाश में, उसकी लाश वापस आएगी और जिसका पता ही नहीं होगा कि यह किस जुर्म में मारा गया। और जी, दो लोग आए थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने बंदूक दिखाई, सामान मांगा, डकैती मज़ाहमत हुई या फिर सामान देने में कुछ ताखीर हुई तो इसको कत्ल कर दिया गया, यह जवाब होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं, साबिक सीपीएलसी चीफ भी हैं, अहमद चनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अहमद चनाय साहब, क्या कहेंगे सर, क्योंकि इस किस्म के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और मैं इन वाकयात को लेकर काफी जज्बाती हो चुका हूं, लेकिन ये मामला क्यों जो है वो पनप रहे हैं, या इसको जो है वो सही मानों में अगर कहा जाए कि जी फोकियत देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो इकदामात करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जुर्म बढ़ रहा है और हम खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अफसोस का मुकाम है और इंतहाई अफसोस के साथ कि 1-2-4 हज़ार के मोबाइल के लिए एक कीमती जान चली जाए। ये कराची पुलिस की स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकामी का सबूत है और जब तक इसके बारे में मस्बत इक़दाम नहीं लिए जाएंगे, हम रोज़ इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। सैकड़ों अमवात इसी तरह हुई है, सैकड़ों लोग जो है वो इसी तरह जो है वो इनके हाथों जो है वो मारे गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह आप इस पे परेशान हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, हमारा दिल भी रो रहा है। हम भी ये समझते हैं कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, इतना बड़ा जुल्म है कि जिसका अजाला करने के लिए पुलिस का कोई अमला जो है वो तैयार नहीं है, ना इस पे काम कर रहा है, ना इस पे जो है वो अपना जो इसके पैरामीटर्स होने चाहिए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो ले रहा है और ये क्राइम बदस्तूर यूं का यूं चल रहा है और कराची के शहरी अपनी कीमती जानों से महरूम हो जाते हैं। लेकिन अहमद चनाय साहब, देखिए तशवीशनाक सूरत हाल क्या है कि जी कराची को ही रो रहे थे हम, ये वाकयात अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी होने लगे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जहाँ भी ये वाक़यात होते हैं वहाँ जो है वो इक़दामात लेने की ज़रूरत है। एक बात ये बड़ी अहम है कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो क्रिमिनल इस तरह अप्रोच करता है आपके मोबाइल के लिए गन के समेत, वो इंतहाई खौफजदा होता है, उसको अपनी जान की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है और उसको बचाने के लिए वो कोई भी काम करने से दरेज नहीं करता। वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग भी कर देता है, गोली चला देता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से, आपके मीडिया के तवज्जुह से लोगों से ये अपील करूँगा कि खुदारा इसमें सूझबूझ से काम लें, रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी इंसानी जान जो है वो इंतहाई कीमती है और हम अपनी जानों को इन भेड़ियों के हाथों इतनी सस्ती कीमत पे जो है वो कुर्बान ना करें। लेकिन अहमद चनाय साहब, देखिए सूरत हाल यही है कि मैं दोबारा आपसे वही सवाल करूंगा, मैं मुत्तादिद प्रोग्राम में ये आपसे बात कर चुका हूं कि सर सिर्फ वो इदारे क्यों फाल हैं जो कि एदाद शुमार जारी करते हैं कि कराची में इतने वाकयात हुए, लाहौर में इतने वाकयात हुए, इस्लामाबाद मुल्तान में इतने या फैसलाबाद में इतने वाकयात हुए। इन वाकयात को कंट्रोल करने के लिए जो इदारे मुतय्यन हैं वो कहां सो रहे हैं, समझ नहीं आता। देखिए, पुलिस का सबसे बड़ा काम है और पुलिस में जो इलाका पुलिस है उसका ये काम है जी। स्पेशल यूनिट्स बना देने से कोई हासिल नहीं होता। कराची पुलिस ने भी स्पेशल यूनिट बनाया है कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल इसको देखेगा या ACLC इसको देखेगा। देखिए, ये यूनिट जो है वो 100, 200, 300 की नफरी पर मुश्तमिल होते हैं, जो इस पर इतने बड़े शहर को 5000 से ज़ायद स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 2.5 करोड़ से ज़ायद की पॉपुलेशन है, उसको ना मैनेज कर सकता है ना कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो कराची के 112 थाने हैं, वो थानों की जिम्मेदारी जो है डाली जाए कि उनकी नफरी जो है वो इस बात को देखे कि इनके एरिया में कौन से स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं। ये डेटा और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये सारे सब कुछ बता देते हैं। तो जब मुतवातिर हादसात उसी जगह पर हो रहे हैं, उसी औकात में हो रहे हैं, उन्हीं दिनों में हो रहे हैं, तो फिर क्या कबाहत है कि हम ये इस जुर्म को रोक नहीं सकते, इन क्रिमिनल्स को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते
और कराची के शहरी क्या, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ये शहरी भी जो है वो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा रास्ते में, हम किस तरीके से बिहेव करेंगे क्रिमिनल के साथ। और फिर वो जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। ये ट्रॉमा जो है वो कई दिनों तक आपको हॉन्ट करता रहता है और आप घबराहट में कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसपे जी। क्रिमिनल जो है वो आप पर फायर कर देता है। अच्छा अहमद चनाय साहब, ये भी बताइएगा सर, इतनी बातें की गई, पंजाब समेत मुख्तलिफ सूबों के अंदर के सेफ सिटी मंसूबे शुरू किए गए, कराची में भी देखा गया, लाहौर में भी देखा गया, इस्लामाबाद में भी देखा गया कि जी महकमों की जानिब से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, क्राइम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाने लगा। लेकिन यहां पर सूरत हाल यह है कि सिर्फ क्राइम को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बल्कि क्रिमिनल को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, या क्रिमिनल को जो है वो उन तमाम जुर्म कंट्रोल करने वाले सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए जो कि सही मानों में इस मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी डिजिटलाइज कैमरे लगे हुए हैं, जितने भी सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बने हुए हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस को पता भी है कि ये सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में तस्वीरें दे के बैठना, फिल्में दे के बैठना और ये देखना कि जी क्रिमिनल आ रहा है, जा रहा है, उसका अदाला क्या है। ये उसका अदाला सिर्फ यही है कि फ़ौरन ही फ़ोन उठाएं और वहाँ जो बैकअप फोर्स है उसको इत्तला करें और वो इन क्रिमिनल्स के पीछे जाए। ये मॉडर्न पुलिसिंग, ये मॉडर्न पुलिसिंग नहीं है कि आप इनको फिर इसके बाद इस क्लिप को निकालें, उस क्लिप को मीडिया में दें, उस क्लिप को पूरे पाकिस्तान में चलाएं और अपनी जगहसाई का बंदोबस्त बने। जगहसाई तो जब रुक सकती है कि जब आप उस पर फ़ौरन रिएक्शन दें, बैकअप फोर्स हो और बैकअप फोर्स जाके जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो रोके और ये क्राइम रुके। अब इस क्राइम को रोकने के लिए ना सिर्फ ये डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, बैकअप यूनिट्स की ज़रूरत है, बल्कि फिर उन क्रिमिनल्स को सज़ा देने की ज़रूरत है। 99% ये क्रिमिनल जो हैं वो स्कॉट फ्री चले जाते हैं इसलिए कि कोई विटनेसेस नहीं आते। जजेस अपना काम कर देते हैं कि जी कोई विटनेस नहीं आया, हमने जो है वो इनको सज़ा नहीं दी, जो कानून का तकाजा कहता है। लेकिन आज बहैसियत शहरी हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारे साथ ये कोई जुर्म हो तो हम गवाही देने के लिए पुलिस के साथ खड़े हों अदालतों में। लेकिन अहमद चनाय साहब देखिए, गवाही देना, खड़े हो जाएं, बिल्कुल आपको जो है वो सही मानों में आपका पॉइंट बिल्कुल मैं समझ गया कि मुद्दई होना जरूरी है। लेकिन सर अगर पुलिस एहलकार मुद्दई या जो शहरी जो है वो एफआईआर कटवाने आ रहा है उसको थाने के 10 चक्कर लगवाएंगे, तो इस महंगाई के दौर में किसके पास इतना टाइम होगा सर कि वो थानों के चक्कर लगा लगा के और खुद को मुद्दई बनाने का शौक पूरा कर सके? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये तो बड़ा आसान सा है कि जी आप मुतल्लिका इदारों को फ़ोन पर रिपोर्ट कर दें कि ये जुर्म आपके साथ हुआ है जी। और वो जुर्म जो है वो ऑटोमेटिकली एफआईआर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हम इसमें इतना डिले करते हैं कि जी एफआईआर कटवाने के लिए 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन चक्कर लगाएं और फिर इसके बाद मुद्दई बने, फिर वो किसी और जुर्म में किसी को गिरफ्तार करें तो वहाँ भी कहें कि आके शनाख्त करो। और फिर कोर्ट का निज़ाम जो है कि जिसमें आप एक-एक केस में जो है 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं और आप जो है मुद्दई धक्के खा कर जो है वो थक जाता है और फाइनली जो है वो जब क्रिमिनल उसको धमकियाँ देता है किसी भी तरीके से तो और वो जो है वो बैकफायर कर जाता है मुद्दई और कहता है कि जी मैंने कोई नहीं देखा, ना मैं इनको जानता हूँ। ये सारी सूरत हाल हम देखते हैं। देखिए पूरे निज़ाम को जो है वो असर नौ ठीक करने की ज़रूरत है। मुद्दई को भी कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा फैसला 2-4 हियरिंग में हो जाएगा और साथ में तुम्हें धक्के नहीं लगाए जाएंगे कि आज कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया, आज फलां वकील नहीं आया, आज फलां वकील नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पूरे निज़ाम को जो है वो ख़राब करती हैं। निज़ाम को असर नौ जायज़ा लेकर ठीक करने की ज़रूरत है, स्पीडी ट्रायल कोर्ट होने की ज़रूरत है ताकि ना सिर्फ मुजरिम को सज़ा हो बल्कि ये सज़ा जो है वो एक मिसाल बन जाए और आइंदा इस किस्म की वारदात जो है वो ना वो दोबारा करें, ना लोग जो है वो इसकी तकलीफ करें। अच्छा अहमद चनाय साहब, आपने इससे पहले फरमाया था कि जी ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि जिसको टारगेट दे दिया जाए कि फला जगह पर वारदात हुई है और फौरी उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये भी बताएं ना सर कि ऐसी फोर्सेस तो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही हैं, कहीं ईगल फोर्स है, कहीं डॉल्फिन फोर्स है, लेकिन उन एरियाज के अंदर भी, उन शहरों के अंदर भी इस किस्म के वारदातें, इस किस्म के वाकयात जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं। तो सर इसका मतलब है कि कोई भी टारगेट फोर्स या कोई भी जिसे कहा जाता है गश्त करने वाली पुलिस जो है वो इस जुर्म को कंट्रोल नहीं कर सकती। देखिए पहली बात तो ये कि जो बैकअप फोर्सेस बनी हुई हैं वो कभी भी वक्त पे नहीं पहुंचती जगह पर। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अगर पहुंच भी जाएं तो फिर वही बात आ जाती है कि उनको गिरफ्तार कब किया, मुद्दई कौन बना, मुकदमा कैसे चला,
और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जब बैकअप फोर्स वक्त पे नहीं पहुंचती, जो कि 90% केसेस में होता है, तो इसके बाद फिर तो कोई जवाब नहीं रह जाता कि आप क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर सकें। जब तक बैकअप फोर्स मौजूद नहीं होगी, उसको इस वक्त इतला नहीं मिलेगी, वो उस जगह पे पहुंचेगी नहीं, हम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हमारी सोसाइटी के ऊपर इस जुर्म को रोके। जाहिर है ये जुर्म जब हम कहते हैं कि जी फोर्सेस बनी हुई है फिर भी जुर्म हो रहा है, तो जुर्म बिल्कुल हो रहा है। मुल्क दुनिया से जुर्म का खात्मा नहीं हुआ, जुर्म की प्रिवेंशन हो जाती है, जुर्म को की डिस्करेजमेंट हो जाती है और जुर्म जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो सर सारा मसला यही है कि जी अगर जुर्म जो है वो छुपा दिया जाएगा या जुर्म के ऊपर या जुर्म करने वालों की जो फाइलें बनाई जाती हैं उन पर धूल जमने लगेगी, तो सर आप किसको तलाश करेंगे और मैं किसको तलाश करूंगा इस जुर्म के खात्मे के लिए? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, तो ये होता यही है, माशरे में यही हो रहा है। जब भी ये जुर्म जो है वो परवान चढ़ रहा है, जब भी हम रोजाना इस किस्म की जो है वो वारदातें देखते हैं। और इस किस्म के जुर्म से तो सर पाकिस्तान का कोई शहरी महफूज नहीं है, ये तो मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूं। देखें, मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात नहीं कर सकता दावे के साथ, लेकिन कराची की जरूर बात कर सकता हूँ कि कराची में हर दूसरा शख्स जो है वो स्ट्रीट क्राइम का शिकार है। आप 10 में से लोगों को ले लें, रैंडम सैंपल ले लें, तो 5 से 6 लोग आपको ये जरूर कहेंगे कि हाँ मेरा किसी को मोबाइल छीना था, गाड़ी छीनी थी, मोटर बाइक छीनी थी, ब्ला ब्ला। तो ये सारे स्ट्रीट क्राइम का जो महवर है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कराची में है। और कराची में बड़ी तेज़ी से ज़रूरत है कि पुलिस को डिजिटलाइज किया जाए पूरे शहर को और सेफ एंड साउंड सिटी बनाया जाए, ताकि कराची जो मुल्क का 70% रेवेन्यू देता है उसका जो है वो सही मानों में हक अदा हो और कराची जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सेफ सिटी बन जाए। तो सर अहमद चनाय साहब क्लियर करें, सर कोई एक और महकमे की जरूरत है जो कि गैर जानिबदारी के साथ और हर चीज को अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है वो काम कर सके पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के जराइम को रोकने के लिए? क्योंकि सही मानों में सर व्हाइट कॉलर जराइम के बाद अगर बंदा किसी चीज से बच के निकल जाता है तो वो स्ट्रीट क्राइम है। देखिए, महकमे बहुत सारे मौजूद हैं, किसी महकमे की जरूरत नहीं है। इन महकमों को ठीक करने की जरूरत है, इनको बेहतर बनाने की जरूरत है। ये जो सारे प्रपोजल्स होते हैं कि नया महकमा बना दो, नई असामियाँ क्रिएट करवा दो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जो है किसी को फेवर देने के लिए एक सियासी चाल होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्हीं महकमों को ठीक कर लें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और इस जुराइम को जो है वो मिनिमाइज, इन तमाम जुराइम को जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, तो अहमद चनाय साहब आप कोई जो है वो तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को जी कि इस सम्त पे चले जाओ तो हो सकता है तुम्हारा कुछ काम बन जाए? देखिए, मेरी तजवीज़ कल भी यही थी, आज भी यही है कि शहर को जो है डिजिटलाइज किया जाए, मैक्सिमम कैमरे लगवाए जाएं और साथ में बैकअप फोर्स जो है वो ज़रूरी है। उसके बगैर ये डिजिटलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये काम कर लें, आप देखें आपके अगले 2 महीने में इंशाल्लाह ये क्राइम जो है वो मिनिमाइज हो जाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, साबिक सरबराह CVLC हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि किसी महकमे की ज़रूरत नहीं है, कोई नई आसामियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर सही मानों में अपना किबला ही दुरुस्त कर लिया जाए तो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स मौजूद हैं उन तमाम शहरों के अंदर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मुल्क में तेज़ी से बढ़ते हुए कर्जों के हवाले से, क्योंकि डॉलर की भी उड़ान ऊंची चल रही है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और जो कहा जाता था कि पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख का मकरूज है, अब वो 1 लाख का मकरूज नहीं है, इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मुल्की कर्जों के हवाले से, क्योंकि मुसलसल बढ़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि डॉलर की भी एक ऊंची उड़ान है। डॉलर जो है वो 172 रुपए से भी तजावुज कर गया है। लेकिन यहां पर सूरत हाल काफी तशवीशनाक पैदा हो चुकी है, क्योंकि अगर डॉलर और रुपए की कदर के हवाले से बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता पैंडेमिक के दौरान वाज़ेह तौर पर यह बात की गई थी कि वो ममालिक जहां पर मईशत काफ़ी हद तक बदहाल रही, जहां पर लॉकडाउन जो है वो सख्ती के साथ लगाए गए, तो वहां पर उस करेंसी, उस मुल्क की करेंसी की जो वैल्यू है उसको जो है वो नीचे आना था। लेकिन यहां पर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दी, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया अगर जो है वो डिवैल्यू हो रहा है तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तशवीशनाक है। उसकी वजह दरअसल
मुसलसल यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वुर जो था उस पर इंप्लीमेंट किया गया, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन ही पाकिस्तान के अंदर नाफिज रहा। यहां पर मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म का लॉकडाउन नहीं लगाया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से यह हुआ कि मईशत चलती रही, कारोबारी तबके को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता रहा, जिसकी वजह से कारोबार का एक सिलसिला कुछ वक्तों तक जारी रहा। और इसी सूरत हाल के अंदर अगर पूरी दुनिया से मवाजना कर लिया जाए तो पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस पेंडेमिक के दौरान भी चलती रही, जिसकी वजह से लोगों ने यह अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि अगर पेंडेमिक के अंदर अमेरिका के अंदर लॉकडाउन था, बर्तानिया में लॉकडाउन था और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर वहां की करेंसी डी वैल्यू क्यों नहीं हुई, बल्कि इसकी वैल्यू में मजीद इजाफा हो गया। और हमने देखा कि डॉलर 172 रुपए से भी तजावुज कर गया, जिसके बाद सूरत हाल काफी अबतर दिखाई दे रही है और मुल्की कर्जे भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं। और यही बात सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की जानिब से भी एक इजलास में वाज़ेह तौर पर की गई है कि अब मुल्की कर्जा जो है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है और मजीद भी इम्कान है कि यह आगे और बढ़ जाएगा। अगर मैं मुल्क में महंगाई के तूफान की बात करूं तो इस वक्त 122 रुपए से ज्यादा पर लीटर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है। इसके अलावा दीगर अशिया जरूरिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके तनाजुर में यह बात कहना मुसलसल जो है वो अजीब सूरत हाल के अंदर होगा कि जी इन मामलों को लेकर तमाम तर चीजें जो है वो खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर मामलात काफी हद तक खराब हो जाएंगे, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि कुछ लोग अब ये बात भी कहने लगे हैं कि अगर यही मामलात रहे तो पाकिस्तान के अंदर कर्जों की शरह बढ़ती जाएगी। और जहां एक वक्त में कहा जाता था कि आज मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो 1 लाख का मकरूज है, वो 1 लाख का नहीं बल्कि इससे डबल का मकरूज हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह मजीद चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन यहां पर सूरत हाल यह है कि अगर मैं पॉलिटिकली इस तमाम तर मामले को देखूं तो राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से यह बात की गई है कि जी हमने वसाइल बढ़ाए थे, हमने सूरत हाल को कंट्रोल किया था, लेकिन इन मामलात के अंदर जो है वो अब मामलात ये हैं कि जी 600% से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल इससे भी अबतर हो जाएगी। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो क्या मामला है कि जिसकी वजह से अब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो पाई है, और अगर यही चीजें आगे आने वाले वक्तों के अंदर चलती रही तो पाकिस्तान के अंदर रोजगार, पाकिस्तान के अंदर महंगाई और पाकिस्तान के अंदर दीगर चीजों को कंट्रोल करना भी हुकूमती बस से बाहर दिखाई देगा। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी साहब की मुझसे कमिटमेंट थी कि वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं किया है। उसकी भी कोई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कमिटमेंट की थी कि जी मैं इस पर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किया है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हुकूमती लोग आखिर इस तमाम तर मामले से भाग क्यों रहे हैं, ये भी मामला देखने में आ रहा है, मुसलसल देखने के लायक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मामलात अब देखने में आ रहे हैं कि जिसकी वजह से ऑपोजिशन काफ़ी हद तक ऑपोजिशन के जो मामलात हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके तनाजुर में ऑपोजिशन को सियासत करने का मुकम्मल तौर पर मौका मिल चुका है और ऑपोजिशन की सियासत इस पर बवांगे दहल चमक रही है। एक जानिब जहां पर बातें की जा रही हैं एहतिसाब की, वहीं दूसरी जानिब अवाम के इम्तिहान का सिलसिला भी मुसलसल जारी और सारी दिखाई देता है, जिसके तनाजुर में अवाम की चीखें निकल चुकी हैं कि अगर यही मामलात रहे, एहतिसाब का यही अमल रहा, तो इस सूरत हाल के अंदर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में लोग सर्वाइव कर सकें, मईशत की बेहतरी के लिए लोग काम कर सकें, या फिर रोजगार या बेरोजगारी के जो मसाइल मुसलसल बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट भी काफी हद तक ऊपर चला गया है। इस सूरत हाल और इस सूरत हाल के तनाजुर में कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर एक पुरसुकून जिंदगी आप गुजार सकें। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन मैं अब भी ये बात कहता चलूंगा कि ये तमाम तर चीज़ों से भागने की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है। अगर यही चीज़ें चल रही हैं तो इसके तनाजुर में हुकूमत को अपना मौक़िफ़ देना 100% लाजिम है, क्योंकि अगर ये मामलात ऐसे ही चलते रहे और हुकूमती खामोशी एक जानिब रही तो लोग जो हैं वो इबाम का शिकार हो जाएंगे कि आया हुकूमत इस तमाम तर मामले के अंदर सूरत हाल को
कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्टेड दिखाई देती है, या फिर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक मामलात में दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशी उमूर हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। चौधरी साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, ये सूरत हाल, इस तरह की खबरें और उसके बाद आवाम को मौकिफ सुनने को नहीं मिल रहा कि आया हुकूमती नुमाइंदे चाहते क्या हैं, तो सूरत हाल किस जानिब इशारा कर रही है? ये सूरत हाल जो है अभी तक जो मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं कुछ बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही है। असल में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ पे जो है ना वो मीडिया को भी आप देखो या जो हमारे पॉलिटिशियंस भी है ना, वो इमटेरियल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब आप देखो अक्सर टॉक शोज में जी वो उनको उनकी जो है वो लंदन वो खुशियां मना रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले के जी हमारी जो है ना वो हमें वो वहां से लंदन से क्लीन चिट मिल गई है, ये कह रहे हैं नहीं मिली है। अच्छा, मीडिया वाले भी पीछे ही उसके लगे हुए हैं, या इस तरह की इररेलेवेंट चीजों के पीछे जो स्ट्रेटेजिक नेचर के जो मामलात हैं उनसे बिल्कुल हमने जो है वो मुंह मोड़ा हुआ है। या अगर आप माशी किस्म के जो हिसाब किताब है उसको लें तो वो भी बिल्कुल अपनी समझ से बाहर है। आप देखें अब ये डॉलर का एकदम से ऊपर जाना, अब वो इकोनॉमिकली जो है ना ये इसकी सारी जिम्मेदारी वो रजा बाकर के ऊपर जाती है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये एक स्ट्रेटेजी है डॉलर को ऊपर लेके जाने की। और इसी तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इन्होंने पॉलिसी रेट जो है वो भी 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। ठीक है ना, तो अब ये दोनों इम्पैक्ट इसकी वजह से होगा ये कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होगी। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा। जाहिर जब इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमेगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो जाहिर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीजों की प्राइसेस कम होगी। ठीक है ना, लेकिन ये तरीका जो है वो कामयाब इसलिए नहीं है कि ये तरीका जो है वो गरीबों को जो है ना वो मारने वाला तरीका है ना। बेसिकली तो आप ये कर रहे हैं कि एक बंदा है वो खरीद ही ना सके कोई चीज। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है बड़ी क्रिटिसाइज की जा रही है वर्ल्ड वाइड भी। तो ये रजा बाकर साहब को एथोपिया बनाने के चक्कर में लगे हुए पाकिस्तान को, जबकि हमें ख्वाब दिखाया कि रियासत मदीना के जहाँ पे जो है ना दरियाए फिरात के किनारे कुत्ता भी अगर भूख से मर जाए तो वो खलीफा वक्त से पूछा जाएगा। और हमारे यहाँ पे रोजाना लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बेरोजगारी 7.5% हो गई है। और इन्फ्लेशन आप देख लें, फूड इन्फ्लेशन 15% पे पहुंच गया है। लोगों को जो है ना दवाइयों के पैसे नहीं मिल रहे, सेहत नहीं है, इलाज मुआवजे की कोई सहूलत मैसर नहीं है, तालीम पैसों की हुई है। क्या यार तबाही है भाईजान। लेकिन चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, ये भी तो सूरत हाल देखें सर कि जब चोरों की हुकूमत बकौल मौजूदा हुकूमत के जब चोरों की डाकुओं की हुकूमत हुआ करती थी तब पेट्रोल का रेट क्या था, डॉलर का रेट क्या था। या चलें उससे भी आगे आ जाएं कि किसी डिक्टेटर की हुकूमत थी, मैं मुशर्रफ साहब की बात करूं तो उनके दौर में पेट्रोल क्या रुपए लीटर था या फिर डॉलर किस रेट पर मौजूद था। और अब जो सूरत हाल आ गई है बिल्कुल काबीना मुशर्रफ साहब की सारी रखी गई है, लेकिन जो तरीकेकार मुशर्रफ साहब ने अपनाया था मौजूदा हुकूमत वो अपना नहीं पा रही। इसकी वजह क्या है? भाई मेरी बात सुने आप, असल में एक चीज होती है नॉर्मल इन्फ्लेशन, ये तो होता ही होता है। सही, चीजें जो है वो महंगाई की तरफ जाती ही जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30 से 40 साल में एक बिगाड़ पैदा हुआ था। मुल्क की मईशत को इम्पोर्ट, हम जो है ना वो लोगों की मंडी बन गए थे। पाकिस्तान हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे आप बताओ? हम जो है ना वो इस वक्त जो है वो गंदम और कपास तक तो और चीनी ये सब चीजें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल में वो हमारा थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप देखें वो हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम जब लोगों के लिए मंडी बन जाएंगे और बाहर से मंगवा के खाएंगे, अब मैं आम अल्फाज में बताऊं कि यार अगर आपकी कमाई कुछ ना हो तो आप कितने दिन तक जो है ना वो अपनी जेब से गुजारा करोगे? अल्टीमेटली उधार लोगे। तो पोजीशन ये हो चुकी है इस वक्त कि हम जो है ना वो उधार ले रहे हैं और बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, हमारी अपनी जो है वो ग्रोथ है ही, हमारा अपना जीडीपी एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके जो है ना वो उल्टा नेगेटिव में जाता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वो स्ट्रेटेजिक नौयत के मेजर्स लेने पड़ते हैं जो आइडेंटिफाइबल हो, जो नजर आ रहे हो कि इकोनॉमी जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। लेकिन अब क्या इनको और कुछ नहीं मिलता जी। अब इन लोगों ने टैक्स की छुरी तेज कर दी है
वो टैक्स की तलवारें चला रहे हैं। एक तरफ जो है ना बजट की तरफ बड़ा खुशियां मनाई थी हुकूमती अरकान ने कि जी हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, टैक्स फ्री बजट दिया, और अब जो है वो इन्होंने दोबारा से वो टैक्सेशन के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया है। लेकिन अफजल साहब देखिए, एक बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे ने मेरे प्रोग्राम में यह बात की थी कि अगर एशियन बैंक जो है वो तारीफ कर रहा है कि जी पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त समत में जा रही है, तो एशियन बैंक तो पाकिस्तान के या फिर मौजूदा हुकूमत के किसी नुमाइंदे के हाथ में नहीं है, तो एशियन बैंक की कौन सी दवा का नागा हो गया है सर, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में कह रहा है? भाई मेरी बात सुने आप, देखें मईशत जो है ना वो ओवरऑल माशी अशारियों के मजमूए का नाम है जी। अच्छा, वो माशी अशारिये होते हैं, वो जीडीपी हो गया, इंपोर्ट हो गई, आपकी एक्सपोर्ट हो गई, करंट अकाउंट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बात करें आपके डेट्स हो गए, मतलब पॉपुलेशन हो गई। अब ये सारी इनमें से मुझे आप बताओ ना, कोई एक चीज बताओ जो बेसिडी की तरफ जा रही है सिवाय फॉरेन रेमिटेंस के जी। वो भी जो है ना वो 7,000 मिलियन 8,000 मिलियन पर मंथ के ऊपर आके स्टेटिक हो गई। अब मुआशी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो मुझे आइडेंटिफाई करें ना। ये बात करते हैं कि टेक्सटाइल की ग्रोथ है, फलाने की सीमेंट की ग्रोथ है, भाई वो सारी ग्रोथ तो आपकी उसमें इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, प्राइसेस का इम्पैक्ट है, वो मेजरेबल ग्रोथ तो है ही नहीं ना। अगर आपको किसी एक चीज में ग्रोथ नजर आ रही हो तो मुझे आप बताएं। सही। अब तक तो सिर्फ हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं ना कि अभी भी 2 साल और लगेंगे। तो सर 2 साल बाद फिर अगली हुकूमत आएगी, वो बोले कि पिछली हुकूमत इतना सत्यानाश करके गई है, हम कैसे इतने जो है वो जल्दी इस मामले को हल कर सकते हैं? इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गवर्नमेंट को जो फोकस जो करना चाहिए ना, अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के ऊपर आए तो देखें, गवर्नमेंट को सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। खुद मुख्तार सबसे पहले यार, जब आप बीइंग ए पर्सन देखो ना, सबसे पहले आप अपने पेट का ख्याल करोगे कि मेरी भूख किसी तरह मिटे, उसके बाद फिर आप एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एग्रीकल्चर है यार, कम से कम खुदा को मानो गंदुम में खुद कफील कर दो यार, मुल्क को चीनी में खुद कफील कर दो, गोश्त में खुद कफील कर दो, ताकि हमें बाहर से हमारा इम्पोर्ट बिल तो कम हो जी। फिर उसके बाद आप आओ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, फिर उसके बाद आप जो है ना वो तालीम के ऊपर भी खर्च करो, हर एक चीज के ऊपर खर्च करो। और लेकिन भाई अपना पेट तो पहले भरो। एग्रीकल्चरल मुल्क है, दुनिया जो है ना वो पता नहीं एक एकड़ से जो 50-50, 60-60 मन की पैदावार ले रही है, 100 मन की पैदावार ले रही है गंदम की। हमारे यहाँ पे 20-20 मन की पैदावार ले रहे हैं। पानी की वो शॉर्टेज है, उसके ऊपर वो वर्किंग नहीं है। तो द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चरल फर्स्ट। और दूसरा जो आपके पास सबसे बड़ा स्कोप मुझे नजर आता है वो है आपका टूरिज्म जी। तो इंटरनेशनली अब तो हालात भी काफी पाकिस्तान के पुरअमन हो गए हैं, तो जो टूरिज्म है उससे एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट किया जा सकता है। अब दुबई की अगर आप मिसाल लें, सिंगापुर की मिसाल लें, टर्की की मिसाल लें, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो कि टूरिज्म से एक अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये 2 आइटम्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा कमिटेड किस्म की एफर्ट्स हो जाएंगी तो 6 महीने में काफी एफर्ट्स भी किसी काम की नहीं दिखाई दे रही ना चौधरी साहब। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर टूरिस्ट यहाँ आते हैं और उनकी खिदमत में कोई कमी बेशी या फिर कोई नाअहली किसी डिपार्टमेंट की सामने आ जाती है जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है, तो सर अगला ट्रिप वो कैंसिल कर देंगे। इस सूरत हाल के अंदर कैसे आप टूरिज्म को भी फरोग दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने टूरिस्ट इतने परेशान हैं जो कि जो है वो अक्सर नॉर्दर्न एरियाज जाया करते थे। नहीं भाई, उनको इतनी परेशानी। पिछली मरतबा जो है ना टूरिज्म का आप देखो तो सही, बड़े मंड के कमाइयां की है मरी वालों ने और गिलगित के था, वहां पे फ्लाइटें नहीं मिल रही हैं, 1.5 महीना पहले बुकिंग करवानी पड़ रही थी। जो लोकल टूरिज्म में तो बहुत इजाफा होगा, लेकिन लोकल टूरिज्म से जो है ना वो ओवरऑल इतनी वर्किंग नहीं आती ना यार। फॉरेन हमें जरूरत है इस वक्त रिजर्व की और फॉरेन रेमिटेंसेस की, ताकि आपके जो रिजर्व बढ़े, ताकि आपकी कमाई बढ़े। तो कमाई हम कहते हैं जो आप बाहर से आप कमाते हैं वो, क्योंकि हमारा एक तरफ इंपोर्ट बिल जो है ना, आपको पता है इंपोर्ट हमारी 800 मिलियन तक पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारी अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स की तो वो 300 मिलियन रुपीस पर मंथ के ऊपर खड़ी है। तो मुझे बताएं यार, तो सॉरी 300 बिलियन के ऊपर खड़ी है, 300 अरब रुपए पर मंथ के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और 800 बिलियन रुपीस के ऊपर पर मंथ हमारी इंपोर्ट्स हैं। 500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब इस ट्रेड डेफिसिट को हम कंपनसेट कहां से करेंगे? 2 चीजें हैं अगर हम कर्जे नहीं लेना चाहते तो। एक हमारे फॉरेन रेमिटेंस है और दूसरा हमारे पास है ये ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये दोनों चीजों से अगर हमारे पास इतना अमाउंट आ जाता है कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को फिल आउट कर सके,
तो फिर ना स्टेट बैंक को डॉलर महंगा करना पड़ेगा, ना हमें इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। चलो ठीक है भाई, फिर तो हमें एक तरफ से आ रहे हैं ना, कमा भी रहे हैं, तो फिर खर्च करते हुए भी मजा आता है कि यार फिर जो है ना इम्पोर्ट्स भी आपकी बढ़ जाए। तो अब हो ये रहा है कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट यानी हमारे पास आ कुछ नहीं रहा, हमारे पास जा ही रहा है। तो दैट इज द मेन कंसर्निंग पॉइंट। तो आपको सबसे पहले इन दो आइटम्स के ऊपर फोकस करना होगा, ये मेरी बड़ी सजेशन है। अच्छा। कि एग्रीकल्चर के ऊपर आप सेल्फ सफिशिएंसी पे लेके जाएं, इसको टारगेट बनाएं, और ट्रेवल एंड टूरिज्म के ऊपर वर्किंग करके जैसे 7,000 मिलियन डॉलर पर मंथ की रेमिटेंसेज आ रही है, तकरीबन इतना ही अगर हमारे पास पर मंथ के करीब ट्रेवल एंड टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे और बहुत बेहतर अंदाज से बढ़ जाएगी। लोकली लोगों को रोजगार मिलेगा ना, देखना जब टूरिस्ट आएंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ट्रांसपोर्ट वाले ग्रो करेंगे। चौधरी साहब देखिए, कुछ चीजें ये भी आ रही है ना, अगर मौजूदा हुकूमत के इकदाम की बात करें कि चले ठीक है उनका कोई पॉजिटिव साइन है, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने के लिए उनको मराहत दी है, उनके लिए काफी, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सर काफी इंडस्ट्रियलिस्ट यही बात कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा। सेकेंडरी बात है, ये सब सेकेंडरी बात है। प्राइमरीली जो है ना आपको अपने पेट का फिक्र करनी चाहिए। प्राइमरीली जो है ना सबसे जो इमीडिएट, यार इंडस्ट्री लगाने में मुझे एक बताओ ना यार, इंडस्ट्री क्या एक दिन में लगती है? क्या ये इंडस्ट्री पॉसिबल है कि एक दिन या एक महीने में लगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए लेंथी प्रोसेस। जबकि जो मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यार आप इस मरतबा फसल अच्छी उगा लो, किसानों को सब्सिडी दे दो, फर्टिलाइजर अच्छे दे दो, सीड अच्छा दे दो उन लोगों को। यार यहाँ पे आपको पता नहीं है, फर्टिलाइजर तक तो इन लोगों ने महंगा किया हुआ है। तो किसान का तो वही हिसाब है ना कि खाए क्या और निचोड़े क्या यार। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी आप मेरी बात समझ गए ना भाई? जी, मैं बिल्कुल 100% आपकी बात समझ गया हूं। एग्रीकल्चर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म, बस इसके अलावा सब कोई हल नहीं है पाकिस्तान के पास इसके अलावा। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका ये था कि जी ट्रैवल और टूरिज्म, इसके अलावा जो है वो ज़राअत को अगर हम जो है वो बूम दे दें या फिर उसको इतनी मराहत दे दें जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, तो हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में ये जो माशी अशारिये जो हैं वो अपने तौर पर दुरुस्त बताए जाते हैं, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर भी दुरुस्त समझ लिए जाएं, तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए काफी हद तक बेहतर दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।